स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था मनोदशा विकार यानी मूड डिसऑर्डर्स हमारे यानी कि जो हमारी मानसिक दशा से संबंधित होते हैं। उसमें हमने एक ध्रुवीय विकृति का प्रकार पढ़ा था। 4 तरह के उसमें प्रकार थे। एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं। इस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीय विकृति विकार। द्विध्रुवीय विकृति यानी बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ये विकृति एक तरह से द्विविमात्मक विकृति है, यानी कि इसमें एक ही विकृति है जिसके 2 छोर हैं। एक छोर पे उत्साह होता है, यानी बहुत ज्यादा उन्माद की स्थिति होती है, व्यक्ति बहुत क्रियाशील होता है। और दूसरा छोर होता है जिसमें व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, विषादग्रस्त होता है, कम सक्रिय होता है। इस विकृति में कभी कभार एक छोर पे सक्रियता ज्यादा दिखाई देती है, तो कभी 2 छोरों पे ज्यादा सक्रियता दिखाई देती है। इसमें व्यक्ति कभी उत्साह प्रधान हो जाता है, उसमें कभी विषाद प्रधान हो जाता है। जब विषाद प्रधान होता है तो उत्साह गौण हो जाता है, जब उत्साह प्रधान होता है तो विषाद गौण हो जाता है। द्विध्रुवीय विकृति के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर और बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवीय एक विकृति जो होती है, उसके में या तो एक से अधिक व्यक्ति में उन्मादी अवस्था होती है या एक से ज्यादा बार अवसादी अवस्था हो जाती है, यानी कि एक से ज्यादा बार उसमें मैनिया, जिसको हम उन्माद या उत्साह की स्थिति कहते हैं, वो घटित होती है व्यक्ति में, या एक से ज्यादा बार अवसाद की स्थिति घट जाती है। ऐसे लोगों में 10 से 15% तक लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। उन्माद की स्थिति अधिक होने पर बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों का वे हिंसक व्यवहार करने लग जाते हैं, समाज विरोधी कार्यों में संलग्न रहते हैं, यानी सामाजिक मानकों को नहीं मानते हैं, उनके विरोध में कार्य करते हैं। ऐसे लोगों में भूख का अभाव पाया जाता है, या तो उनमें भूख का अभाव पाया जाता है या उन्हें भूख की अधिकता अनुभव होती है, यानी या तो बहुत कम खाते हैं या बहुत अधिक भोजन वो लोग करते हैं। उनमें अवधान क्षति होती है, यानी उनका ध्यान जो है वो स्थिर नहीं लग पाता, ध्यान में उनमें कमी आ जाती है। अति सक्रियता हो सकती है उनमें, यानी कि क्रियाशीलता उनकी बढ़ जाती है। उनमें आतंक विकृति पाई जाती है। सामाजिक भीति यानी समाज में डर उनमें उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ साथ जो जनसंख्या में इस रोग के होने का प्रतिशत है वो लगभग 0.04 से लेकर के 1.6% तक जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। इसके बाद दूसरा प्रकार है बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवीय 2 विकृति। इसमें भी लक्षण हमारे लगभग द्विध्रुवीय एक विकृति जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ जो है अवसाद का प्रसंग एक या एक से अधिक बार घटित हो सकता है। यहाँ पे हाइपोमेनिक यानी उत्साह की स्थिति, कम उत्साह जिसको हम कहेंगे, कम उत्साह का प्रसंग का लक्षण कम से कम एक बार उसमें अवश्य दिखाई देता है। यह विकृति कम से कम 4 दिनों तक होनी जरूरी होती है। इससे कम अगर होती है तो हमें उस बाइपोलर 2 का डिसऑर्डर नहीं मानते हैं। ऐसे रोगियों में हाई सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो बाह्य आडंबर का ज्यादा करते हैं, उनमें अनिद्रा की स्थिति बनी रहती है, व्यवधान उनमें रहता है, उनके विचारों में एक तरह की ऊंची उड़ान रहती है, वे कल्पनाएं ज्यादा करते हैं।
उनमें लक्ष्योन्मुख क्रियाओं के प्रति सन्निहितता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वे हमेशा अपनी लक्ष्यों के प्रति जो क्रियाएं करते हैं उनमें ज्यादा संलग्न हो जाते हैं। सुख का अनुभूति करने वाले कार्यों में उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, परंतु इसी के साथ साथ उनमें चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, उनमें सामाजिक या व्यावसायिक या जो काम वो कर रहे हैं उन क्षेत्रों में उनमें दुर्बलता आ जाती है, यानी कमी आ जाती है। उसी के साथ अल्पोन्मादी प्रसंग या प्रमुख अवसाद प्रसंग उनमें बार बार घटित होता है, यानी हाइपोमेनिया का प्रसंग तथा मेजर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो बार बार उनमें घटित होने लग जाता है। ऐसे लोग पहले की तुलना में अधिक बातूनी हो जाते हैं और लगभग जनसंख्या का 0.5% लोगों में यह रोग पाया जाता है और यह 15 से 44 वर्ष की आयु के बीच के लोगों में पाया जाता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में यह रोग अधिक पाया जाता है। अब आता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के कारण क्या हैं। कारण हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सोडियम आयन क्रिया होती है, जननी कारक होते हैं और तनाव होता है। पोस्ट और टेलनर ने 1986 में कुछ अध्ययन किए थे जिसमें उन्होंने बताया कि उत्साह और विषाद जो प्रसंग है, यानी कि मैनिया और डिप्रेशन जो है उनकी अनुभूति जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा प्रभावित होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनसे उत्साह और विषाद की अनुभूति हमें होती है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसकी मात्रा में अगर हम वृद्धि कर देते हैं या उसकी मात्रा में हमारे शरीर में उसकी वृद्धि रहती है तो मैनिया की स्थिति यानी उन्माद की, उत्साह की अभिवृद्धि होती है, उत्साह की अनुभूति में हमें वृद्धि महसूस होती है। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा में जब कमी पाई जाती है तो उन्माद जैसी अवसाद जैसी अनुभूति हमें बढ़ती जाती है। अर्थात नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमारे उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कमी से हमें विषाद या डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह गार्लैंड ने बताया कि लिथियम नामक औषधि जो होती है, लिथियम नामक पदार्थ भी जो है नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा को कम करता है। अगर लिथियम का हम उपयोग करते हैं किसी रोगी पे तो नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा को कम कर देगा और उन्माद परक लक्षण अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनको वो कम कर देगा। इसी तरह प्रिंस तथा गार्लैंड ने एक और भी ये परिणाम प्राप्त किया था कि सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन हमारी खुशी के लिए उत्तरदायी होता है। सेरोटोनिन की आपूर्ति अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है तो भी उन्माद की अवस्था कम हो जाती है। अगर सेरोटोनिन की मात्रा अधिक होगी तो उन्माद की मात्रा भी अधिक होगी। इसी तरह से दूसरा कारक सोडियम आयन की क्रिया को भी बताया गया है। मेल्जर ने 1991 में एक अध्ययन किया और उन्होंने अपने कुछ परिणाम प्राप्त किए कि अगर हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिका झिल्लियां हैं उनमें सोडियम आयन्स की अगर अनुपयुक्त और दोषपूर्ण संचार व्यवस्था होती है तो भी उन्माद की स्थिति या अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें कुछ अनुसंधानकर्ताओं का तो मानना था कि सोडियम आयन जो है उनका संचार उपयुक्त होना आवश्यक है। यदि इनका संचार ढंग से होता है तो तंत्रिका में ना तो ज्यादा आवश्यकता से अधिक उत्तेजना होगी, ना ही आवश्यकता से ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और जब संचरण अगर सही ढंग से नहीं होता है तो न्यूरॉन ना तो आसानी से उत्तेजित होगा और ना ही बहुत कठिनाई से उत्तेजित होगा। लेकिन जब आसानी से उत्तेजित हो जाता है तो उन्माद के लक्षण पाए जाते हैं। अगर कठिनता से उत्तेजित होता है तो अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए सोडियम आयन्स का संचरण जो है
वो नियमित और उपयुक्त होना जरूरी है। उसके अनुपयुक्त संचरण से उन्माद या अवसाद दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। द्विध्रुवीय विकृति का एक अन्य कारक जननिक कारक यानी आनुवांशिकता भी होती है। इस बारे में एपीए ने 1994 में एक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अगर नजदीकी संबंधियों में द्विध्रुवीय विकृति पाई जाती है तो 4 से 25% तक संभावना बढ़ जाती है इस रोग के होने की। 1980 में फिशर ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने कहा कि आइडेंटिकल ट्विन्स में द्विध्रुवीय विकृति पाए जाने की संभावना 70% तक होती है, जबकि फैटर्नल ट्विन्स में 25% तक होती है। चौथा और आखिरी कारण है स्ट्रेस यानी तनाव, जो कि द्विध्रुवीय विकृति के लिए बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए उत्तरदायी है। अगर व्यक्ति के जीवन में तनाव या बाल आघात पाया जाता है तो व्यक्ति में उन्माद के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, वो उस विकृति का शिकार हो सकता है। ऐसे रोगों के लिए लिथियम चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अवसादी या उन्मादी व्यक्तियों के साथ रहने पर दूसरे व्यक्ति में भी इस रोग के होने की संभावना लगभग 40% तक बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि इस रोग का उपचार किस तरह से किया जाए। उपचार के अंतर्गत सबसे पहले आती है लिथियम चिकित्सा। लिथियम चिकित्सा लिथियम चिकित्सा एक तरह से मनोविकृति विरोधी औषधि है, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग है, जिसका उपयोग करने से विशेष रूप से रोगी के उत्साह पक्ष के उपचार में अधिक लाभ होता है। इसी तरह से दूसरी विधि है डायवलप्रोएक्स चिकित्सा। यह भी एक तरह की औषधि है और इसके उपयोग से विषादी पक्ष का उपचार होता है, यानी कि विषादी विकार जो होंगे उनका उपचार होता है। इसी तरह से विद्युत आक्षेपकारी चिकित्सा में भी डिप्रेशन या विषादकारी विकृति का उपचार किया जाता है। और सहायता चिकित्सा, जिसमें हम सहायता या सपोर्टिव थेरेपी के माध्यम से हम रोगी को सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकार